स्वागत है आपका मेरे यू एजुकेशन 24x7 चैनल में। आज हम लोग देखेंगे एक नए राजवंश जो मौर्य राजवंश के बाद शुरू होता है और वह है ब्राह्मण राजवंश। अगर हम इसे ब्राह्मण राजवंश भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी और पाटलिपुत्र पर मगध पर अधिकार कर लिया और इसने एक नए धर्म वैदिक धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म की स्थापना की। ये ब्राह्मण वर्ग से था, ये ब्राह्मण जाति से था, लेकिन कर्म इसका क्षत्रिय था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि एक नए धर्म ब्राह्मण धर्म की पुनरुत्थान होता है, इसीलिए इसे ब्राह्मण पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। तो शुंग राजवंश जो होता है वह 185 से 73 ईसा पूर्व तक चलता है। इसमें इसका संस्थापक हमने बताया कि शुंग राजवंश का संस्थापक जो था वह पुष्यमित्र शुंग था, जिसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी, लोगों के सामने ही इसकी हत्या कर दी और गद्दी पर अधिकार कर लिया। इसने जो धर्म अपनाया था वैदिक धर्म, इसके समय में भागवत धर्म की विशेष उन्नति हुई। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। चूंकि यह वैदिक धर्म से संबंधित था, ब्राह्मण धर्म से संबंधित था, इसलिए इसने बहुत सारे यज्ञ कराए बड़े बड़े, जिसमें 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी प्राप्त होती है। और यह अश्वमेध यज्ञ जो है वो पतंजलि ने करवाया था। वहीं पतंजलि जिसने महाभाष्य लिखा है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि जो थे वे पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे। तो यह एक महत्वपूर्ण डाटा हुआ। इसकी राजधानी जो थी वह मगध वाला क्षेत्र ही था और इसने शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया हुआ था। विदिशा जो होता है वह मध्य प्रदेश के भाग वाले मध्य भारत वाला भाग होता है। इनके अभिलेख जो हैं या यूँ कहें कि ऐतिहासिक आधार जो कहे तो जालंधर और भरहुत स्तूप का निर्माण जो होता है, इनसे इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त हो जाती है। अगर साम्राज्य का विस्तार देखें तो समस्त उत्तर भारत पर पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य का दावा किया जा सकता है। इसमें मगध, अयोध्या, विदिशा और सांगला, सियालकोट आदि नगर जो थे इसमें समाहित थे। अगर आक्रमण की बात की जाए कि इसके समय कौन से आक्रमण हुए, तो मैंने बताया कि अशोक का साम्राज्य ज्यों ही कमजोर पड़ता जा रहा था और पश्चिम और उत्तर सीमा जो होता है वह उस पर ध्यान नहीं देने के कारण यह जो था वह संवेदनशील बना हुआ था और यहाँ से यवन आक्रमण होते हैं और हिंद यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग पराजित करता है, यह इसमें विजयी होता है। इसके बाद हम इसके पुत्र अग्निमित्र को देखेंगे। पुष्यमित्र का पुत्र जो था वह अग्निमित्र था और पुष्यमित्र शुंग का पुत्र जो था वह अग्निमित्र था और अग्निमित्र जो था वह पुष्यमित्र के शासनकाल में ही यह विदिशा के गोप्ता था, विदिशा का गोप्ता था। गोप्ता जो होता है वह कुछ लगभग 10 गांवों के समूह के ऊपर जो शासन बनता है वह उसका प्रमुख था। तो इसका अगर ऐतिहासिक आधार की बात की जाए तो मालविकाग्निमित्रम पुराण और मुद्राएं जो रुहेलखंड और उत्तरी पंचाल से प्राप्त हुई है, इससे अग्निमित्र के बारे में जानकारियां प्राप्त हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो मालविकाग्निमित्रम है। मालविकाग्निमित्रम जो है यह कालिदास की रचना है और इसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कथाओं का वर्णन है। मालविका कौन थी? तो मालविका जो थी वह विदर्भ की राजकुमारी थी और अग्निमित्र जो था वह पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। इन दोनों का प्रेम संबंधों की चर्चा जो है वो मालविकाग्निमित्रम ग्रंथ में प्राप्त होता है और इसके अलावा पुराणों में भी अग्निमित्र का जिक्र हमें प्राप्त हो जाता है। और मुद्राएं जो पहले उत्तरी पंचाल से प्राप्त हुई थी उसके बाद रुहेलखंड से भी प्राप्त हुई, इसमें भी अग्निमित्र के बारे में जानकारियां प्राप्त हो जाती है। और इसकी पत्नी की बात करें तो धारणी और इरावती इसकी 2 पत्नियां थी और बाद में मालविकाग्निमित्रम में मालविका से प्रेम संबंध के बाद जो शादी होती है उसमें मालविका जो होती है वो विदर्भ की राजकुमारी थी, वह उसकी तीसरी पत्नी हो जाती है। इसकी राजधानी की बात करें तो मैंने बताया कि शुंग राजवंशों की राजधानी जो थी वह विदिशा हुआ करती थी, तो इसकी भी राजधानी जो थी वह विदिशा ही थी। अब इसके बाद इसका
बेटा जो था वह कमजोर निकला या इसके स्रोत कमजोर निकला, और इसके बाद जो थे वे शासक ज़्यादा चर्चा में नहीं है। एक तो इनके बारे में साक्ष्य का अभाव है और एक ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं रखते हैं, इसलिए इसके बाद जो शासक हुए वो काफ़ी कमजोर और विलासी प्रवृत्ति के होते हैं। शुंग वंश के अगर अंतिम शासक की बात की जाए तो शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वह देवभूति था, और देवभूति का उसके अमात्य जिसका नाम था वासुदेव कण्व ने उसकी हत्या कर दी और कण्व वंश की नींव रखी। कण्व वंश की नींव रखने वाला वासुदेव कण्व भी एक ब्राह्मण ही था और वह उसका अमात्य था। उसने अंतिम शुंग शासक देवभूति को मार दिया और इस गद्दी पर एक नए कण्व वंश की स्थापना करता है। तो वासुदेव कण्व वंश जो थे इसका संस्थापक था। यह 73 ईसा पूर्व से लेकर 28 ईसा पूर्व तक का काल इसमें आता है। वासुदेव कण्व को हमने देखा कि इसने देवभूति को, शुंग शासक देवभूति को मारकर राजा बनता है, तो यह उसका संस्थापक होता है। और कण्व वंश में टोटल 4 राजा होते हैं। जो पहला है वासुदेव कण्व जो संस्थापक हो गया, दूसरा इसका पुत्र भूमिपुत्र था, भूमिपुत्र ने भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, और उसका पुत्र नारायण कण्व होता है। उसके बाद सुशर्मा होता है। क्योंकि कण्व वंश का ज़्यादा उल्लेख हमें प्राप्त नहीं हो पाता है, इसीलिए इनके बारे में जानकारी नगण्य है। इसके बाद और ये इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं रखते हैं। तो कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव कण्व जो है, इनके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी याद रखनी है। उसके बाद इस वंश का सबसे लास्ट शासक जो होता है वह सुशर्मा होता है, और सुशर्मा जो होता है वह अंतिम कण्व शासक था, जिसे 28 ईसा पूर्व में आंध्र वंश के संस्थापक अर्थात सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने मार डाला और इस वंश को नष्ट कर दिया। इस प्रकार इस वंश को दक्कन या आंध्र क्षेत्र वाला जो वंश था सातवाहन ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। और प्रकार अब हम लोग सातवाहन वंश को देखेंगे।